यहाँ पर ये नदी निकल करके और डियर एक खंभात की खाड़ी में गिरती। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि बोलते हैं, उच्च भूमि। अब बताइए नीचे वाला क्या है डियर? दक्कन का पठार है। क्लियर? तो आपको कभी भी प्रश्न आए प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन कौन सी नदी करती, तो नाम बताएंगे आप नर्मदा। इसके ऊपर वाला हिस्सा आ जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि में और नीचे वाला आपका दक्कन का पठार। अब इससे आगे हम आपको बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा केयरफुली डियर। ये नदी आपका ऐसे आई है, इसके ऊपर जो ये पठार है आपको पता है किसका पठार है? विंध्याचल का पठार। अब विंध्याचल के पठार के ऊपर कौन सा पठार है? मालवा का पठार। बहुत अच्छा। मालवा के पठार के बगल बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और आप बताइए रीता, आप भी कुछ बताएंगे। यहाँ जो पठार है छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में, ये कौन सा पठार है जिसमें सिंगरौली की प्लेट भी आ जाती? बघेलखंड का पठार। हाँ, इस पठार को अब कहिए ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर क्या मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा मेघालय का पठार है? बोलिएगा यस है। यहाँ जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार, यह मध्यवर्ती उच्च भूमि का हिस्सा है। और मेघालय में 3 पर्वत चोटियां हैं या 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया किसके उत्पादन के लिए या खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला का खनन के लिए जयंतिया फेमस। यहाँ पर जब महाराष्ट्र के पास चट्टान या अरब सागरी प्लेट से भारतीय प्लेट जब टकराई है तो सबसे ज्यादा ब्लास्ट जो हुआ है मित्रों, वह कहाँ हुआ है? यहाँ महाराष्ट्र वाले हिस्से में। 7 टापुओं का शहर कौन सा है? मुंबई है। और यहाँ जब फटा तो इतना ज्यादा आपका मैग्मा निकला कि इतनी मोटी परत यहाँ पर जमी है और लावा की मात्रा यहाँ ज्यादा है। यही वह कारण होता है मित्रों, एक प्रश्न पूछता है कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? आप जवाब देते हैं महाराष्ट्र। क्यों देते हैं जवाब महाराष्ट्र? इसीलिए कि महाराष्ट्र में वो मैग्मा या लावा ज्यादा निकला है और उसके घिस जब वो बार बार धोया है, धुला है, उसका इरोजन हुआ है बरसात से, तो वह लावा का इरोजन होगा तो कैसी मिट्टी मिलेगी? काली। यही वह रीजन है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। मित्रों ये जो पठार है ना, इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। इसकी इधर जो आपका नागपुर वाले हिस्से में ये पठार जो है विदर्भ का पठार है, विदर्भ का पठार। और इसके नीचे विवेक, ये जो पठार है कर्नाटक वाले हिस्से में, इसको धारवाड़ का पठार कहते हैं। धारवाड़ का पठार, एक कर्नाटक का प्राचीन नाम है धारवाड़। कर्नाटक मित्रों, आपका कर्नाटक की जो राजधानी है वह बेंगलुरु। और इधर समुद्र के किनारे पर एक बंदरगाह है
मंगलौर बंदरगाह। तो आप ये मत समझिएगा गलती से पेपर में छप गया है, मंगलौर अलग है, बेंगलुरु या बेंगलौर अलग है। और यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में पठार है, इसको रायलसीना का पठार कहते हैं। और यहाँ पर जो पठार है वह तमिलनाडु का पठार है डियर। तो आई होप दैट सारा पठार आपको पूरा समझ में आया होगा। ध्यान से आप पढ़ते जाइए। पहली बात, मरुस्थल उस एरिया को कहेंगे जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा होगी। जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा होगी, ऐसे स्थान क्या होते हैं? मरुस्थल कहलाते हैं। वहां मरुस्थल में मेन प्रॉब्लम किसका होता है? पानी का होता है। पानी अगर उपलब्ध करा देंगे तो मरुस्थल की भूमि जो आपका वह क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। यहाँ पर जो ये आपका थार का मरुस्थल है, इसका बीच में एक थोड़ा सा कुछ पहाड़ी टाइप में कुछ हिस्सा है जो उठा है। उसकी वजह से इस वाले मरुस्थल का ढाल किधर है डियर? गुजरात की ओर है। इस वाले मरुस्थल का ढाल थोड़ा चला गया किधर? पड़ोसी की ओर। और डियर पड़ोसी ने इसका नाम जो है, जो थार मरुस्थल है, हाँ डियर, थार मरुस्थल का जो पाकिस्तान में हिस्सा है उसको चोलिस्तान कहा जाता है। एक बात और देखिए, अब डियर इस रेगिस्तान में क्या होता है? यहाँ अरावली पर्वत से एक नदी निकल के आती कच्छ की रन में, नाम उसका याद है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। एक प्रश्न अगर आपको आएगा कभी बताइएगा, कौन सी दो नदियां अरावली पर्वत को काटती हैं? तो लूनी और बनास, ये दो नदियां अरावली पर्वत को काटती हैं। मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो लूनी नदी है यहां से निकल करके कच्छ की रण में आई। तो कच्छ की रण में आप बताइए रेगिस्तान से आई है ना, तो रेगिस्तान में आपको ज्यादा क्या मिलेगा? नमक मिलेगा। क्या मिलेगा? नमक। क्योंकि आपको पता है सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में। काहे फेमस है? नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील का पानी बहुत खारा होता है प्रेमचंद, खारा होता है ना। अब डियर यहां से जो लूनी नदी है वह जितना भी नमक एरिया है राजस्थान का, उसको सब को धो के लाती कहां पर? कच्छ की रण में। निचवा से और नहीं तो समुद्र का पानी चढ़ जाता है और 8-8 महीने तक पूरा आपका पानी चढ़ा रहता है। तो क्या होता है, ये समुद्र के पानी में क्या मिलता है? नमक। और लूनी नदी ऊपर से धो धा के लेके आई है, क्योंकि इस रेगिस्तानी वाले इलाकों में मिट्टी के ऊपर देखेंगे तो वाइट वाइट आपका फैला रहता है। समुद्र का खारापन कब कम हो सकता है? जब ग्लोबल वार्मिंग। हाँ डियर, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे रीता। अब ग्लेशियर अगर पिघलेंगे बाबू लोग तो समुद्र के किनारे के देश भले डूब जाएंगे, लेकिन समुद्र में ग्लेशियर का जो पानी जाएगा पिघल करके तो उसमें उसका जो है लवणता होगी वह कम कर देगा, नहीं तो और कोई उसकी लवणता के कम होने के कोई चांसेस नहीं। इसीलिए डियर समुद्र का पानी क्या होता है? खारा। और समुद्र के पानी में जो खारापन होता है तो खारापन में कौन सा लवण ज्यादा पाया जाता है? साल्ट, NaCl। अब मित्रों
जो समुंदर के द्वारा कच्छ किरण में, और लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कहीं गिरती नहीं है, कच्छ किरण में जाकर के समा जाती। अब समा जाएगी तो यहाँ पर क्या करती है? पूरा कच्छ किरण में इधर से समुद्रवा नमक फेल देता है, उधर से लूनी लाके फैला देती है, बस पूरा कच्छ किरण जो है एकदम सफेद सफेद हो जाता है। विवेक, इसीलिए सफेद मरुस्थल कहाँ है? आप वो लद्दाख मत मार दीजिएगा बर्फ के चक्कर में, आप गलत हो जाएगा। कितने लोग परीक्षा में बर्फ के चक्कर में लद्दाख मार देते हैं। लद्दाख को मित्रों बताइएगा वह शीत मरुस्थल कौन सा है भारत में? लद्दाख बताइएगा। और गर्म या उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताइएगा थार मरुस्थल। गर्म या उष्ण या शुष्क मरुस्थल थार है। लेकिन सफेद मरुस्थल अगर पूछेगा तो कच्छ किरण। एक रीजन और जानिएगा, इंदिरा गांधी नहर हरकी बैराज से लाकर के पूरे थार मरुस्थल में जैसलमेर तक बढ़ाई गई। और आपको याद होगा राजस्थान का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर, और सबसे ज्यादा गर्म भी वही है। और वहीं पर एक स्थान है पोखरण, जो भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण। और तनोट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। लोग जाते हैं घूमने, और तनोट माता के मंदिर की कहानी आप सुने होंगे 65 के युद्ध में, डियर बॉर्डर फिल्म में वहां दिखाया गया है। पाकिस्तानिया सब जो भी बमवा मारते थे ना, तनोट माता के मंदिर पर जो बम गिरा वह फूटा ही नहीं, सब वह फुस दे के रह गया। सारा बमवा सरिया के रखा गया। आप जाएंगे कभी तनोट माता के मंदिर पर दर्शन करने, कभी घूमने, तो जाके देखिएगा वहां पर सारा बम जो है उसका रखा गया है। भारत के जाबाजों की कहानी अगर आप लोग सुना दिया जाए ना, तो आप लोग अभी आपका दौड़ के भाग के चले जाएंगे बॉर्डर पर। अच्छा डियर, देखिए देश से बड़ा और कुछ नहीं। मैं तो जानता हूं हर किसी इंसान के लिए, हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। हमारे लिए सबसे पहले क्या है? हमारा देश। देश रहेगा तो हम रहेंगे। और जहां देश की बात आ जाए डियर, तट एवं द्वीप। अब इसको मैप दिमाग से पढ़ाएं। ये जो तट है पश्चिमी घाट वाला, तो पतला कौन है? पश्चिमी घाट वाला या पूर्वी घाट वाला? एक पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और आपका तट के बीच वाला जो मैदान है, इसी को कहते हैं तटीय मैदान। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो बहुत सारी नदियां इन पहाड़ों से निकल करके, अब बरसात हुआ तो पहाड़वा धुआया। अब फेरल महोदय के अनुसार हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ती। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है? अरे भैया ऐसे जा रहे हो, तुम्हारा दिशा ये है, इधर मुड़ रहे हो, किधर मुड़ रहे हो? दाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में इधर मुड़ रहे हो तो कौन सा दिशा है? बाएं। याद रहेगा। तो यही वह कारण है। अब यहां से जो भी मानसून आई तो ये पहाड़ धुल धुल करके, एक बात और समझिए, चूंकि यही फटा था, ये जो टकराया है इसी तट पर टकराया था प्लेट, तो यहां पर जो है इसकी लेयर बहुत मोटी, इसलिए यहां पर जो मैदान बना है वह बहुत पतला है। जबकि ये एरिया दूर पड़ी, तो दूर पड़ने के कारण यहाँ पर और ज्यादातर यहाँ पश्चिमी घाट से जो भी नदियां निकली है मित्रों, मेरे भाई बहन, वह किधर गई हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर। कौन सी? गोदावरी। कौन सी? कृष्णा। कौन सी? कावेरी। और सारी नदियां गई हैं
ये नदियां आपका ज्यादा या कम, ये जो बकोट के मिट्टी लाई होंगी और ला करके ज्यादातर नदियां आपका इसी हिस्से में गई है, तो इसलिए आपका इसको तोड़ करके पहाड़ों को और फैला करके इन एरियाओं में क्या कर दी, जमा दी। और डियर कोरियोलिस फोर्स का भी कुछ रोल होगा। तो कोरियोलिस बल के कारण जो झटका लगता है, सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाला जो तट मिलेगा वह अंजलि इधर मिलेगा, पश्चिम की ओर की पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो है कोरियोलिस फोर्स या खड़ी ढाल इसी तट पर, तो ज्यादा तटीय मैदान पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है। कोरियोलिस बल लगेगा बच्ची, झटका जब पृथ्वी घूमती है तो झटकावा लगेगा समुद्र का, तो सबसे ज्यादा झटका मारेगा किस तट पर, पश्चिमी तट। तो बहुत ज्यादा इसकी खड़ी ढालें होती, इसलिए सबसे ज्यादा अगर बंदरगाह है तो पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर। सबसे ज्यादा बंदरगाह बनाए गए कहां पर, पश्चिमी तट। एक बार क्या हुआ जानते हैं, 1971 की जंग में, 1971 में किस देश के साथ हमारी जंग हुई है, पाकिस्तान के साथ हुई है। और हम लोगों ने पैदा कर दिया एक नया देश, कौन सा देश, बांग्लादेश। अब पाकिस्तान में क्या किया कि यहां से इधर किसी बंदरगाह पर हमला नहीं किया, जहाज लेके चला गया इधर से घूम करके इधर, और इधर लेके चला गया हमला करने के लिए। उसका जहाज था पीएनएस पीएनएस गाजी, और भारत का उस समय था आईएनएस राजपूत। और इस हजबा पाकिस्तान, भूगोल तो पढ़ा नहीं था डियर, कि यहाँ का जो तट है वह क्या है, छिछला। अब इधर जाकर के लड़ा दिया नीचे से, लड़ा दिया नीचे का डेक। तब तक आपका आईएनएस राजपूत आपका जबरदस्त इतना बम्बार्डमेंट कर दिया, एक तो नीचे से फूटा, ऊपर से बम गिरा, पूरा पीएनएस गाजी गए आपका गजवाए हिंद, खत्म। पीएनएस गाजी को मार करके अमेरिका से भाड़े पर लाया था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हालात तो आपका पहले से ही है, मतलब इतना हरामीपन दिखाता है। एक तो 48 में बेवजह पीओके पर 30% कैप्चर किया। आजादी के बाद आपने देखा होगा गदर फिल्म, गदर एक प्रेम कथा देखा होगा, कितनी बढ़िया फिल्म, वाह गजब की फिल्म का, मजा आ जाता है। हम उस समय दिल्ली में थे जब गदर रिलीज हुई, तो उस समय हम दिल्ली में थे, नौकरी कर रहे थे। तो हम लोग आपका दिल्ली में वो फिल्म देखने गए पिक्चर हॉल में, बहुत बढ़िया लगा फिल्म, मतलब एकदम मजा आ गया फिल्म, पूरा पैसा वसूला, गजब फिल्म थी। आप ज्यादातर नदियां यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नदियां गई हैं, तो इस हिस्से में जो पश्चिम की ओर गिरती हैं वो ज्यादातर नदियां एस्चुअरी बनाती हैं, यानी ज्वार नद मुख बनाती हैं, जबकि इधर गिरने वाली नदियां आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती। अब डेल्टा भी बन रहा है तो वो भी क्या है, एक मैदान हो जाता है। वो सारा गाद यानी मिट्टी का जो पार्ट होता है उसको गाद बोलते हैं। वो गाद नदियां पूरा पठारी इलाकों से, हाँ डियर, पूरा आपका नोच नाच के लेके आती हैं और आकर कहां पर जमा करती हैं, मुहाने पर।
चूंकि आपको पता है कि पूर्वी तट कैसा है, टूटा फूटा, जगह जगह क्या है, टूटा फूटा। इसलिए डियर यहाँ पर जो नदियां हैं, एक नदी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है गोदावरी का। पता है गोदावरी का? गोदावरी भारत की एक ऐसी नदी जो डेल्टा भी बनाती है, एस्चुरी भी बनाती है। रीजन क्या है? उसके एक ओर यहाँ पहाड़ है और एक ओर यहाँ मैदानी इलाका है। जिधर पहाड़वा है उधर तो आपका पहाड़वा सटने नहीं देगा मिट्टी को, पहाड़ सटने नहीं देगा मिट्टी को। जिधर मैदानी इलाका उधर ले जाके मिट्टी रेत जमा देती है, और जिधर सटने नहीं देगा पहाड़ उधर ले जाकर पूरा बालू रेत उड़ेल देती है नदी में, समुद्र में। तो वह बना देती है क्या आपका एस्चुरी या ज्वार नदमुख। इसलिए भारत का वह कौन सी नदी है जो ज्वार नदमुख और आपका डेल्टा दोनों का निर्माण करती, तो बताएंगे आप क्या? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है गोदावरी का। मित्रों याद रखिएगा, ये जो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। इधर छोटी मोटी नदियां हैं, ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं दो नदियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों के द्वारा संयुक्त डेल्टा है, एक नदी का नहीं है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का है। इसलिए प्रश्न पूछता है, कभी कभी एक नाम देता है, कभी कभी दोनों दे देता है, आप याद रखिएगा। और यहाँ जो सुंदरबन एरिया है वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती उनका नाम होता है मैंग्रोव वनस्पतियां। अब मैंग्रोव वनस्पतियां उन वनस्पतियों को कहते हैं जिनका निर्माण ज्वार और भाटा के पानी से होता है। और ऐसी वनस्पतियों की जड़ें आपका जमीन के अंदर बहुत मजबूत होती हैं। वह तूफान आता है, वह लचकती हैं कई बार, लेकिन वह टूटेगी नहीं, क्योंकि जड़ उनकी बहुत मजबूत होती है। बालू होता है नीचवा, डियर समुद्र के किनारे क्या मिलेगा? बालू रेत मिलेगा ना। अब बालू रेत में जड़ें कितना लंबी जाती, पानी के तलाश में बहुत लंबी जाती, अब वो बहुत लंबी लंबी जड़ें हो जाती। इसलिए वो आपका जब भी तूफान आता है तो ऐसी वनस्पतियां जल्दी गिरती नहीं है। और समुद्र के पानी में दो ही वनस्पतियां उगती हैं। काहे कि समुद्र के पानी में क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन को बर्दाश्त करने का दो ही पेड़ों को क्षमता होती, एक नारियल और दूसरा केला। इसलिए मित्रों साउथ इंडिया में क्या मिलता है? नारियल और केला की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। उम्मीद करता हूँ डियर सारे कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरह से लगे होंगे, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स।